नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। जिला पुलिस ने 3 करोड़ साइबर कांड करने वाले गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए भी किए बरामद। कड़ी थाना क्षेत्र के विशनपुर महानंद गांव में शुक्रवार की देर रात कार्यक्रम में एक युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक हुआ घायल। और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीआईपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी ने दिया इस्तीफा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को 1 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया, जिसमें 11 लाख कैश करीबन 82 लाख रुपए बैंक में बरामद किया है, जिसमें एक बैंक कर्मी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैंक से फ्रॉड कर पैसा बेंगलोर और कलकत्ता के बैंक में फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से करीबन 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बैंक कर्मी ही गिरोह का सरगना था। पुलिस ने लगभग 3 करोड़ से अधिक के ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के बैंकिंग फ्रॉड का मामले का खुलासा किया है, जो कि पीएनबी बैंक से संबंधित है। जिन लोगों के अकाउंट पीएनबी बैंक में थे, उन लोगों के साथ में इस तरीके का साइबर फ्रॉड हुआ था। आपको बता दें कि गिरफ्तार बैंक कर्मी नितेश कुमार सिंह के द्वारा बैंक के वैसे लोगों का खाता खोजा जाता था जिनके खाते में अच्छा खासा पैसा हो, फिर खाता धारक की पूरी जानकारी गिरोह के अन्य सदस्यों को दे दिया जाता था। आरोपी राजेश कुमार के द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता था, जिसमें खाता धारक की पूरी जानकारी रहती थी। फोटो फर्जी आदमी का रहता था। फर्जी आधार कार्ड की मदद से मोबाइल नंबर पोर्ट करवा दिया जाता था। पीएनबी वन मोबाइल ऐप की मदद से खाता धारक का पूरा पैसा दूसरे अकाउंट में भेज दिया जाता था। उसके बाद पैसे की निकासी कर आपस में बंटवारा किया जाता था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तकरीबन 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इस गिरोह ने मुजफ्फरपुर सहित आसपास के इलाकों में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। हमारे साथ खुद प्रशिक्षुत डीएसपी और टाउन डीएसपी हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िले में कैसे ये लोग सक्रिय थे। भी यहाँ का है सर, कैसे ये उपलब्धि मिली? ये टाउन थाना में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें एक रिटायर्ड पर्सन है, उनके अकाउंट से 22.5 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। उनको पता नहीं चला। उन्होंने जब अकाउंट का वेरिफिकेशन करवाया तो पता चला कि निकल गया उनके अकाउंट से, तो उन्होंने टाउन थाने में केस दर्ज कराया। जब उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो हमारे 2 प्रोबेशनर डीएसपी हैं, सतीश सुमन और अमित, इन्होंने बैंक जा करके सारे प्रक्रिया का जब पता किया तो पता चला कि इसमें एक सिम जो इस्तेमाल हुआ है, उस डुप्लीकेट बना करके उस सिम का इस्तेमाल किया गया। तो फिर उसमें छानबीन में आगे हम लोग बढ़ते गए तो पता चला कि पीएनबी बैंक के जो एक एम्प्लॉई हैं, उनके थ्रू सारा मैसेज को दिया गया एक फ्रॉड आदमी से, और वो उन्होंने अपने सारा आईडी वगैरह लेकर करके और बता दिया, जिससे कि उन्होंने अकाउंट से पैसा निकाल लिया। इस तरह से कई अकाउंट होल्डर्स, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, रिटायर्ड पर्सन भी हैं, उनके अकाउंट से करीब करोड़ों रुपये का निकासी कर लिया गया फर्जी तरीके से। पर्दाफाश हुआ है, कब से ये लोग गिरोह चला रहे थे और कितने का घोटाला कर रहे थे? जी, ये पिछले लॉकडाउन के समय से ही ये लोग स्टार्ट किए हैं, जबकि बैंक ने ये हुआ कि भाई आप लॉकडाउन में अपने घर से भी ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस समय से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुआ और तभी से ये लोग इसमें फ्रॉड करना स्टार्ट किया। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी, अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी गिरफ्तारी का
जहाँ भी स्कोप आएगा, जो भी इन्वॉल्वमेंट होंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ टेक्निकल जानकारी है हम प्रशिक्षु डीएसपी से लेंगे कि सर कैसे आप लोगों को ये लीड मिली और कैसे वो गिरोह संचालित करते थे, और इसके अलावा क्या क्या। अभी एक्चुअली ये हम लोग जो टेक्निकल स्टेप ले रहे हैं तो ये आउट हम इसलिए नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर हम आप लोग को अभी बता देते हैं एग्जैक्टली प्रोसेस, तो ये हमारा जो बाकी जो होस्ट अकाउंट है और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सतर्क हो जाएंगे। इसी वजह से हम इसको गोपनीय रखा जाए। लोग कैसे अलर्ट रहेंगे ये तो संदेश। हाँ, लोग अलर्ट रहने के लिए हम ये संदेश दे सकते हैं कि ये सिम स्वैप का इशू है। तो सिम स्वैप में क्या होता है कि सबसे पहले आपके मोबाइल से नेटवर्क चला जाता है। अगर वो सही में आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपका सिम नेटवर्क कभी नहीं आने वाला है। लेकिन टेलीकॉम सर्विस ने हम लोग के सेफ्टी के लिए इतना किया है कि 24 घंटे तक, जैसे अगर सिम स्वैप होता है या आपका सिम ख़राब हो गया, आप दूसरा नया सिम लाने जाते हैं, तो जब जो नया सिम इशू होता है तो उस इशू होने से 24 घंटे तक आपके मोबाइल पे कोई मैसेजिंग नहीं रहेगा। तो इस बीच में अगर कोई करना भी चाहता सिम स्वैप करने के बाद जो क्रिमिनल, तो आपका बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता। तो वो 24 घंटे का जो अंतराल होता है, तो आप मैसेज, जब भी बैंक से मैसेज आता है या टेलीकॉम सर्विस वाला मैसेज आता है, इसमें अलर्ट रह करके देखते रहिए। और इस बीच में अगर बैंक से या टेलीकॉम सर्विस से कोई मैसेज आ रहा है, उसको देख करके अगर टावर जाता है तो आप उस बीच में अपना बैंक को डायरेक्ट कांटेक्ट करें और टेलीकॉम सर्विस को कॉल करें कि क्या मेरे नाम से कोई सिम इशू है कि नहीं है। ये टोटल अवेयरनेस का है कि आप अलर्ट रहिए, बस मैसेजेस को चेक करिए, और तो फिर उसके बाद आपके साथ चांसेस कम रहेंगे ये फ्रॉड होने का। तो आपने सुना कि पुलिस किस तरीके से काम करे के इस गिरोह को गिरफ्तार किया है। अगर आपको इस गिरोह से बचना है तो आप लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आपको भी भारी पड़ सकता है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। पूरे मामले में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि बीते दिनों पीएनबी बैंक से 3 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस अनुसंधान में पता चला कि एक गिरोह सिम स्वैप करके खाता धारक के अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे, जिसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पीएनबी बैंक का कैशियर इसका मुख्य अभियुक्त है। वो पिछले 12 साल से पीएनबी बैंक में काम करता था। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं, जिसमें करीबन 11 लाख कैश है। बाकी रकम विभिन्न अकाउंट में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाकी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग 3 करोड़ से अधिक के ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के बैंकिंग फ्रॉड का मामले का खुलासा किया है, जो कि पीएनबी बैंक से संबंधित है। जिन लोगों के अकाउंट पीएनबी बैंक में थे, उन लोगों के साथ में इस तरीके का साइबर फ्रॉड हुआ था। मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बारे में सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो कि साइबर फ्रॉड से संबंधित हैं, वो लोग सिम को स्वैप कराकर उसके बाद में उसमें बेनिफिशियरी अकाउंट्स को ऐप में डाउनलोड करके रजिस्टर्ड सिम को, और उसके बाद में उससे पैसे को दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद में वहाँ पे उसको कैश निकाल करके क्रिमिनल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन और डीएसपी प्रोबेशनर्स अमित और सतीश सुमन, इसके अलावा एसएचओ टाउन के साथ में एक टीम बनाई गई। टीम ने लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, और जो उससे हम लोगों को एविडेंस और लिंक मिले, उसमें जो है 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन लोगों को पास में जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने इस मामले में अपने संलिप्तता स्वीकार की है। इसमें एक व्यक्ति जो कि पीएनबी बैंक का एम्प्लॉई है, लगभग 12 साल से वो वहाँ पर एम्प्लॉय था, जो कि इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल ग्रुप्स को दिया करता था, और उसके बाद में वहाँ से ये लोग उसको सिम जो दूसरे पर्सन हैं, जिसमें लोग रिटायर्ड पर्सन थे जो कम टैक्स सेवी हैं या कम बैंक जाते हैं और उनके अकाउंट में पैसे रहते हैं, या तो पेंशन के पैसे रहते हैं या बिजनेस के पैसे रहते हैं, उन पैसों को के अकाउंट्स को ये लोग टारगेट करते थे, और उसके बाद में वहाँ से पैसे निकाल करके दूसरे अकाउंट्स में जो कि फ्रॉड नाम से बने हुए अकाउंट्स थे उसमें ट्रांसफ़र किया जाता था, और उसके बाद में एटीएम के थ्रू पैसे निकाल करके बाकी क्रिमिनल्स ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। कितने पैसे की बरामदगी हुई और कितना अभी तक के इसमें जो टोटल हम लोगों को फ्रॉड के बारे में पता लगा है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास में है, जिसमें छपरा में, मोतिहारी में, सीतामढ़ी में और मुजफ्फरपुर में मिला करके आधा दर्जन से अधिक केसेस हुए हैं। इसमें हम लोगों ने जो क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है उनके अकाउंट में 87 लाख रुपीज़ सीज़ किए गए हैं। इसके अलावा जो है 11 लाख रुपए के करीब में जो है कैश की रिकवरी हुई है,
और इसके अलावा जो लैपटॉप यूज़ करते थे, जो मोबाइल यूज़ करते थे, वो सभी चीज़ की बरामदगी हुई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की बरामदगी है। थैंक यू। बैंकिंग एप्लीकेशन में किस तरह से लूप इस मामले में जो पर्टिकुलर पीएनबी बैंक का जो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है, पीएनबी बैंक का जो ऐप था उसमें जो यूज़र आईडी था वो पब्लिक, वो बैंक के सभी लोग उसको देख सकते थे, जिसके बाद से एक क्लर्क लेवल के पर्सन ने उस इंफॉर्मेशन को क्रिमिनल्स के साथ में शेयर किया और उसके बाद में जो है ये पूरा जो है इंसिडेंट हुआ। अभी तक सर बैंक के जो ये अधिकारी हैं उनसे आपका बातचीत हो पाया क्या? इस मामले में हम लोगों ने जो बैंक के जोनल मैनेजर थे और बैंक के जो मैनेजर थे उनके साथ में टाउन थाने में पूछताछ की गई है और वो पूछताछ अभी जारी है कि उन लोगों की अगर आगे कोई संलिप्तता है या किसी अन्य व्यक्ति की बैंक की संलिप्तता है तो उसको भी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन में एक मोबाइल ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉय की भी इसमें अरेस्टिंग हुई थी, तो क्या ऑपरेटर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि जो सिम है वो फ्रॉड नाम से किसी दूसरे पर्सन ने लिया। इसमें जो शुरू में एसडीओ टेलीफोन्स थे जिन्होंने पहला सिम बीएसएनएल का जो सिम था वो एक इशू किया जिससे 22 लाख रुपए की निकासी की गई। तो अभी तक के उनसे भी पूछताछ की गई है और उनकी लापरवाही अगर और आगे अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कांटे थाना क्षेत्र के विशनपुर महानंद गांव में नागपंचमी को लेकर हुए कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। बीती रात नागपंचमी के दौरान एक रंगारंग कार्यक्रम में अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में एक युवक घायल हो गया। दरअसल जिले के कांटे थाना क्षेत्र स्थित विशनपुरा महानंद गांव में शुक्रवार रात एक रंगारंग कार्यक्रम में ताबड़तोड़ एक युवक ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग में गोली एक स्थानीय युवक इंदल कुमार के हाथ से छूटकर निकल गई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी करने वाला युवक मोतीपुर इलाके का रहने वाला है। घटना को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर काटी थानेदार कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की छानबीन कर घायल युवक को काटी पीएससी में इलाज करवाया। इलाज के बाद उसे थाने पर लाकर घटना संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि विशनपुर गांव में नागपंचमी के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान मोतीपुर के एक युवक ने हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी दौरान गोली इंदल को छूते हुए निकल गई। स्थानीय लोगों की माने तो 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली इंदल को लग गई। घटना के दौरान भगदड़ मच गई। हालांकि घटना में ज्यादा हताहत नहीं हुआ है। इधर थानेदार का कहना है कि मामले की छानबीन कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। कोई भी मामला नहीं, जैसे कि नाच हो रहा था वो जगह भोजन के लिए नाच बंद कर दिया है। उसी ने स्टेज पर चढ़ के ना 3 फायरिंग किया है। उसको समझाने गया था, चौथा फायरिंग उसके ऊपर कर दिया। हमको मारा, एक गन यहाँ मारा है। अच्छा, कौन था वो? उसको राजा राय, उसका बाप का नाम है, उसका नाम उदय राय। अच्छा, उसका घर भटोलिया हुआ, मोतीपुर थाना हुआ। थाना कहाँ पे नाच जो देख रहे थे? बिशनपुर हमारे कांटीपुर थाना। अच्छा, नाच देख रहे थे आप लोग? हम लोग कहीं घर है वहाँ। अच्छा, तो आप लोग मतलब हो रहा था कार्यक्रम तो वहाँ पर थे? हम लोग वहाँ थे। अच्छा, उतना ही में फायरिंग किया? वो जैसे खाना खाने के लिए नाच बंद हुआ है ना, वो उसको बोला है खाना खाने के लिए, बस बंद हुआ है। उतनी देर से बोला कौन दबंग है, हम यहाँ का कोई नहीं बंद कर सकता है। अच्छा, इसी पर जाकर फायरिंग किया है। अच्छा, क्या हुआ है? क्या अभी चोट उठा है? उसको 3 फायरिंग करने के बाद चौथा गोली उसको लगा है। हम उसको फिर माथा पर मारा है। तीसरा बाद हमको एक अथी इस पर मारा है, यहाँ लगा है। अच्छा, बस उसको पकड़ने के बाद पकड़े उसको ले जा रहा था, तारे छुरा के भाग गया है। गोली के डर के मारे सब छोड़ दिया। वो भाग गया? भाग गया है। नाम क्या हुआ उसका? उदय राय। उदय राय। ला लेके जैसे बातचीत हुआ था, दोनों में तुतुम में हुआ था। हाँ। नाच गान अपने मैंने प्रोग्राम मेला के लिए नहीं, अपना नहीं है सर। अरे अब मोतीपुर अथी का बात है, यही बात है। नहीं थे सर, वो आके दमोगे देखा जाए सर। तो कितना गोली मारा? गोली हम नहीं देखे, ये लोग बोला है गोली चला है सर, गोली चला हल्का लगा है। अत्यधिक बारिश होने के कारण बेला औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरीके से डूब चुका है, जिसपे उद्योग मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष पानी की एक बूंद नजर नहीं आएगी।
बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित फेज 1 में करीब सैकड़ों से ऊपर फैक्ट्री जल जमाव से प्रभावित है। बियारा क्षेत्र के विकास प्राधिकार कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर तक पानी है। सेकेंड फ्लोर से कार्यालय चलाया जा रहा है। इस इलाके के तकरीबन सैकड़ों से ऊपर फैक्ट्री पिछले कई दिनों से उत्पादन ठप है। नतीजा यह है कि भारी जल जमाव के कारण बड़ा वाहन का आना जाना कम है। परिसर में कोई जाना नहीं चाहता है। एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक पिकअप बाढ़ जैसे जल जमाव में फंसा हुआ है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। पिकअप को निकालते हुए काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों ने पिकअप को पानी से बाहर निकाला। अब यह तस्वीर देख कौन जाना चाहेगा। इस इलाके में जहां से प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार होता है। पहले हम आपको उद्योग मंत्री जी का बयान सुनाते हैं कि इस बार बाढ़ जैसे जल जमाव को भूल अगले साल की बात कर रहे हैं कि अगले साल बेला औद्योगिक क्षेत्र पानी के लिए तरसेगा। शायद उनको कौन समझाए कि लोग वर्तमान में जीते हैं और ये बात अगले साल की कर रहे हैं। अगली बरसात में पानी को तरस जाएगा बेला, कहीं पर जल जमाव नहीं दिखेगा। अब अभी आप हमें कह रहे थे कि अभी जल जमाव तो बहुत जगह है, लेकिन हमने प्लान कर लिया। पिछली बार बासी खबरें मैं नहीं देता हूँ, तर खर्च करेंगे वहाँ। 2 श्रमिकों की डूब के मौत भी हो गई है नाले में। आपको तो मिला होगा? जी, देवांशु किशोर जी ने बताया था। बहुत दुख है। हम लोग बेला के अंदर पानी न लगे इसकी व्यवस्था हमें करना ही पड़ेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या है? काफ़ी पैसे का है। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए सारा एकदम सुंदर बनाएंगे बेला को। इस वक्त मौजूद हूँ, ये बेला फेज 1 का इलाका है और मेरे पीछे तकरीबन 150 से 200 फैक्ट्रियाँ हैं इस फेज 1 के भीतर। और तस्वीर आपके सामने है, सड़क की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सड़क पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जमा है। यह बाढ़ का पानी नहीं है, यह बारिश का पानी है। यानी जल जमाव लगातार जो बारिश हो रही है उसका ये बाढ़ जैसी स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। सामने जाना मुश्किल है, पता नहीं चल पा रहा है कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। गाड़ियों की कतार देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कितनी पानी है। पानी के कारण जो ट्रक चालक हैं वो ट्रक खड़ी करके यहीं रुक गए हैं कि आगे पता नहीं चक्का जो उनका है वो नाला में पड़ जाए यहाँ या कहाँ पड़ जाए, इसको कहना मुश्किल होगा। वहीं बियारा के विकास पदाधिकारी मनोज कुमार भी जल जमाव से प्रभावित स्वीकार करते हैं। विकास पदाधिकारी ने बताया कि फेज 1 में काफ़ी असर है। बियारा कार्यालय के फर्स्ट फ्लोर में पानी है, जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ बेला औद्योगिक के डीओ मनोज कुमार है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है अभी बेला की? देखिए, गत 11 तारीख से जो लगातार बारिश हो रही है और जो स्थिति बनी हुई है कि चौक से, जो मिठनपुरा चौक से और अगल बगल का जो भी शहर है, जो मकान गली है, वो सारा पानी तेज़ी के साथ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की ओर ही आ रहा है, जिसके वजह से हमारा ऑफिस प्रांगण और इंडस्ट्रियल एरिया में पानी बहुत तेज़ी के साथ प्रवेश कर रहा है। लेकिन उसी तेज़ी के साथ पानी निकल भी रहा है। हम लोगों ने बहुत सारा नाला वगैरह साफ़ करवाया, कल्वर्ट साफ़ करवाया और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी निकल जाए। दोनों फेज में कितने फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं? अप्रॉक्स 400 फैक्ट्री होंगे आपको फेज़ 1 फेज़ 2 मिला करके। अच्छा, प्रभावित कितने हैं अभी? ये तो एक्चुअल काउंट बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अगर बहुत तेज़ी से पानी घुसा तो फिर पानी निकला, फिर काम शुरू हो जाता है। तो कंटिन्यूटी ऐसा नहीं है कि बहुत दिन से फैक्ट्री इसके चलते बंद है। खासकर हम लोग अभी आपके ऑफिस में आ रहे थे तो ऑफिस के नीचे आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। क्या कहेंगे आप? ये आप देख सकते हैं, रोड मिठनपुरा चौक से और नली नाला सब एक हो चुका है, तो उसी में ये प्रांगण भी है, तो प्रांगण में भी बहुत तेज़ी के साथ पानी तो घुस रहा है। आप लोगों को कितना परेशानी हो रही है? कर्मचारी को भी परेशानी हो रही होगी? परेशानी तो पूरे नगरवासियों को है, मुजफ्फरपुर को है, तो हम लोग अछूते कैसे रह सकते हैं उसमें। क्या लग रहा है कब तक ये पानी निकल पाएगा? क्योंकि भारी जल जमाव हो गया है। बारिश बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, अभी भी बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू बारिश बना हुआ है, बारिश बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ी से पानी निकले। नगर आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है उनके तरफ से? सब लोग लगे हुए हैं, युद्धस्तर पे पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये थे औद्योगिक
डीओ मनोज कुमार जो कि बता रहे थे, अभी भी बेला फेज 1 में कई फैक्ट्रियां हैं जो कि पूरी तरीके से प्रभावित है। पिछले कई दिनों से उत्पादन जो है वो ठप पड़ा हुआ है और फैक्ट्रिया का तो छोड़िए, कार्यालय के नीचे का जो प्रथम तल्ला है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहे मेरे साथ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर राष्ट्रीय ध्वज का बाजार सजा हुआ था। जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 15 अगस्त रविवार को देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर राष्ट्रीय ध्वज से पूरा बाजार सज गया है। शनिवार को बाजार में बच्चे ज्यादातर रिस्ट बैंड वाले तिरंगा और कागज के तिरंगे को खरीदते नजर आए। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार तिरंगे झंडे की कीमतों में इजाफा हुआ है। हर चौक चौराहे, दुकान, साइकिल व ठेले पर तिरंगा झंडे की बिक्री हो रही है। प्रतिबंध होने की वजह से बाजार से प्लास्टिक के तिरंगे लगभग गायब हो गए हैं। इस बार कार हैंगर, साफा, रिस्ट बैंड, स्टैंड फ्लैग, ब्रोच, कपड़ा व कागज के तिरंगे बाजार की दुकानों में सज गए हैं। शहर व आसपास के क्षेत्रों में करीबन 100 से ज़्यादा दुकान अस्थायी रूप से खुल गई है, जबकि तिरंगा के थोक विक्रेता शहर में करीबन 50 हैं। इनके यहाँ से तिरंगे की खरीदारी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के दुकानदार करते हैं। कोलकाता व दिल्ली के बाजार से शहर में तिरंगा लाया गया है। बाजार में इस बार स्टैंड फ्लैग लोगों को आकर्षित कर रही है। इनमें से 1-2 फ्लैग व एक घड़ी स्टैंड नुमा बनाई गई है, जिसकी कीमत बाजार में 50 से 250 रुपये तक है। इस स्टैंड नुमा फ्लैग को ऑफिस के टेबल पर रखने से टाइम का भी पता चलेगा, देखने वालों को आकर्षित भी लगेगा। कल्याणी चौक पर तिरंगा झंडा बेच रही युवती ने बताया कि स्कूल कॉलेज बंद होने से और जल जमाव के कारण झंडे की बिक्री पिछले वर्ष की तरह बेहद कम हो रही है। वहीं एक और झंडा दुकानदार का कहना है कि झंडे का व्यवसाय जल जमाव के कारण इस बार बेहद मंदी में है। इस बार का दुकानदारी बहुत खराब हो गया है। क्या कारण है? बारिश के कारण जल जमाव हो गया, कोरोना के कारण लोग स्कूल छोटा बच्चे का बंद, इस कारण बहुत ज़्यादा ही। जी पहले क्या कितना का होता था, इस बार कितने का हो रहा है? नहीं मालूम उनको। बारिश हो जाने के कारण ना सर, और स्कूल बंद होने के कारण काफ़ी मंदा चल रहा है बाजार। बिक्री ना के बराबर हो रहा है। ज़्यादातर हमको बिक्री तो बड़ा ही झंडा दूसरा निकला है, छोटा झंडा 9 के बराबर है। कितने का नुकसान हो रहा है? नुकसान सर हमने 7,000 रुपये लगाया है, जिसमें अभी 1-1.5 कमाए बस। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने कोरोना से मारे गए लोगों के परिवार वालों को अनुदान की राशि आरटीजीएस के जरिए भेजी। जिले में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शनिवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार के द्वारा अनुदान की राशि 4 लाख रुपए कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों आरटीजीएस के माध्यम से खाते में भेजा गया। साथ ही 31 अगस्त तक 100% अनुग्रह अनुदान का भुगतान कर दिया जाएगा। दरअसल जिले में कोरोना के प्रथम लहर के दौरान कोविड-19 के कारण मृत लोगों के निकटतम आश्रित को 4 लाख की सहायता राशि 41 परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु राशि जिला आपदा प्रबंधक प्रशाखा मुजफ्फरपुर को प्राप्त हुई है। वहीं दूसरे लहर के दौरान मृत लोगों के निकटतम आश्रित को 4 लाख की सहायता राशि 563 परिवारों हेतु जिला आपदा प्रबंधक प्रशाखा मुजफ्फरपुर को प्राप्त हुई है। जिला आपदा प्रबंधक प्रशाखा को कुल 604 परिवारों हेतु अनुग्रह अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु राशि प्राप्त है। राशि दी गई अनुदान राशि। देखिए, कोरोना से जो डेथ्स हुई हैं उन डेथ्स को लेकर बिहार सरकार का ऑलरेडी ये संकल्प है कि सभी पीड़ित परिवार के आश्रितों को 4 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जानी है। इस क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में जितनी डेथ्स हुई हैं लगभग 500 से ही ऊपर डेथ्स हैं, 600 के आसपास ये आंकड़ा आ गया है। तो इन डेट्स के आलोक में हम लोगों ने अब तक आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 49 लोगों को खाते में राशि अंतरित करके उन्हें उपलब्ध कराया है और बाकी 16 तारीख को 47 और लोगों के खाते में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार आश्रितों की पहचान करके उनका वेरिफिकेशन करके उनको लगातार राशि उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि जितने भी डेट्स रिपोर्टेड हैं और जिनको वेरीफाई कर लिया गया उनको हर हाल में 31 अगस्त के पूर्व
हम लोग 100% लोगों के खाते में राशि अंतरित करा देंगे और राशि के अंतरण में पूरी पारदर्शिता रहे, इसको लेकर के हम लोगों ने अब चेक के माध्यम से न करके सीधे इसको RTGS नेट के माध्यम से राशि दे रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक समारोह आयोजित करके सभी लोगों को बुला करके यहाँ पर राशि अंतरित की। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का लक्ष्य है कि हर हाल में 31 अगस्त के पूर्व हम लोग सभी लोगों के खाते में राशि अंतरित कर देंगे। 563 का आंकड़ा है जिन्हें हमें राशि अंतरित करानी है और ये निश्चित रूप से हम लोग 31 अगस्त के पूर्व कराने का प्रयास करेंगे। सर, प्रथम फेज में कितने कोविड पेशेंट की मृत्यु हुई और सेकेंड फेज में क्या पूरा आंकड़ा क्या है? अब पूरा आंकड़ा आपको डिटेल हम लोग आज उपलब्ध करा भी दे रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने शहर के जल जमाव को लेकर वर्तमान विधायक पर सीधा हमला किया। जिले के लोग कोरोना की परेशानियों के साथ साथ जल जमाव को भी याद जरूर रखेंगे। जल जमाव को पूरे शहर ने एक साथ महसूस किया। जल जमाव को लेकर पूर्व मंत्री ने नगर निगम और इशारों में नगर विधायक को जवाबदेह ठहराते हुए कहा कि उनके द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ब्लूप्रिंट तक तैयार करवा दिया गया था। इसके बावजूद राजनीतिक कारणों से शहर का विकास नहीं हो पाया और जनता जल जमाव झेलने को विवश है। देखिए, पिछले साल जब मैं नगर विकास मंत्री था तो जो अमृत योजना केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा बिहार सरकार नगर विकास को मिला था उसमें 183 करोड़ रुपया हमने सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर को दिया था, जिसके आज 3 साल लगभग होने जा रहे हैं। उस योजना के तहत शहर के पानी को निकालने का जो आउटफॉल नाला बनाने का शिलान्यास भी हुआ, लेकिन आज तक वह काम नगर निगम के हस्तक्षेप के कारण और पब्लिक यहाँ की जनता के हस्तक्षेप के कारण वह काम आज तक नहीं हो सका है। जिस कारण से मैंने पहले भी कहा था कि मुजफ्फरपुर जल जमाव से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वही उपाय है कि जो 3 STP के द्वारा एक मनिका मन में गिराया जाए, दूसरा आपको खबड़ा में लिफ्ट के द्वारा खबड़ा में आज देख रहे हैं कि जो फर्दो नहर है वो ओवरफ्लो हो गया, अब पानी वो रिसीव नहीं कर रहा है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील।
हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी ने इस्तीफा दे दिया। वीआईपी के जिला अध्यक्ष में पार्टी से दिया इस्तीफा डिक्टेटरशिप का मंत्री मुकेश सहनी पर लगाया आरोप। कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होता अच्छा व्यवहार। वीआईपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी ने पार्टी की सदस्यता पद से इस्तीफा देकर राजनीति में भूचाल ला दिया। उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दिया। वीरेंद्र ने कहा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के कार्यलाप में विक्षुब्ध होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके साथ साथ दर्जनों जिला के कार्यकर्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए निषाद संघर्ष मोर्चा में शामिल हो गए। वीरेंद्र ने कहा कि मुकेश सहनी डिक्टेटरशिप करते हैं, पार्टी में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। इसी कारण से क्षुब्ध होकर वे और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज इस्तीफा दे दिया। आज वे लोग निषाद संघर्ष मोर्चा संगठन में शामिल हो गए हैं। सुनिए सिटी न्यूज से खास बातचीत में वीआईपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी से कब जुड़े थे और क्यों इस्तीफा देना पड़ा आपको। हम 2014 में सहनी का एक संगठन था, उससे जुड़े थे, जो मुकेश सहनी सन्नमला मुकेश सहनी लेके आए थे, और उस संगठन के तहत हम अपने समाज को, सिर्फ जाति जो मल्लाह जाति का है, उन समाज को एकत्रित करके और जिला को नेतृत्व शुरू से ही 14 से ही हम करना शुरू किए। और 2018 में पार्टी जो है सो बना। 2018 में पार्टी बनने के बाद लोकसभा लड़े, लोकसभा में हार हो गया। फिर विधानसभा में लड़े तो 4 एमएलए 4 सीट पर वीआईपी का जीत हुआ। 4 सीट पर जीत होने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद में पहले तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, मंत्री बनने के बाद में इतना न उनमें अहंकार आ गया कि कार्यकर्ता के साथ ही उनका मान और सम्मान करना वो भूल गए। किसी भी कार्यकर्ता को मान सम्मान देना भूल गए, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा दिए। आगे क्या इरादा है, क्या निर्णय लिए हैं? हमारा हजारों कार्यकर्ता है, वह कहें कि अभी जो है पार्टी में आप बने रहिए, जब पार्टी से आप छोड़िएगा उस समय हम सब लोग आपके साथ छोड़ेंगे। तो हम सभी कार्यकर्ता के साथ बैठक करके विचार विमर्श करके आगे निर्णय लेंगे। क्योंकि सहनी समाज के लिए अपने आप को उभर कर आज मंत्री मतलब सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं, और ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे अपने समाज को वो भूलते जा रहे हैं। जो भी प्रबुद्ध सहनी समाज है मुजफ्फरपुर या चाहे पूरे बिहार का, सभी लोग ठगा महसूस हो रहा है। सभी लोग अंदर से बहुत दुखी हैं इनके कार्यकलाप से। इनमें इतना न अहंकार आ गया है जो यह मल्लाह समाज को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। ये जो कहते हैं कि हमको राजद पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सहनी समाज के साथ वो ऐसा काम कर रहे हैं? सहनी समाज के साथ पीठ में छुरा भोंके हैं। वह 11 को सीट उनको जो है सो भाजपा गठबंधन दिया, उसमें एक भी सहनी जो है सो जो उनके साथ रात दिन जुड़ा हुआ था, किसी एक को टिकट नहीं दिए। सारे टिकट जो है सो वह अपने कैसे दिए वो तो सारा लोग जग जानता है, उसको हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम यही संदेश देते हैं कि अभी भी वक्त है, वह कार्यकर्ता को सम्मान करना सीखे, कार्यकर्ता को सम्मान करे
और पदाधिकारी जो भी है उनको सम्मान करे, बस मेरा यही मैसेज है उनके लिए। तो ये थे पूर्व जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुकेश सहनी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। एसडीओ पश्चिमी का फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर अपराधी द्वारा लोगों से पैसे की मांग की जा रही है, जिसको लेकर एसडीओ पश्चिमी ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिले में तैनात एसडीएम पश्चिमी डॉक्टर अनिल कुमार दास का व्हाट्सएप फोटो लगाकर साइबर अपराधी लोगों से रुपए की मांग कर रहा है। मामले में एसडीएम ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में उन्होंने एक मोबाइल नंबर को अंकित कराया है। एसडीएम ने कहा है कि उक्त नंबर के व्हाट्सएप नंबर से कई जानकार लोगों से अवैध रूप से रुपए की मांग की जा रही है। इसके अलावा उक्त नंबर के व्हाट्सएप प्रोफाइल पर उनका नाम व फोटो का भी उपयोग किया जा रहा है। नाम व फोटो लगाकर रुपए मांगे जा रहे हैं। इधर पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई साइबर अपराधियों के खिलाफ कितनी आगे तक जारी है। पूर्व में भी जिले के कई पदाधिकारी इस तरह के शिकार हो चुके हैं, लेकिन मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं। मुझे भी व्हाट्सएप किया गया और कॉल किया गया कि आपके नाम पर, और स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजा गया। तो नंबर किसी और का है और उस नंबर पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगाकर पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि 15,000 रुपया गूगल पे के माध्यम से मुझे भेज दे, अर्जेंट काम है। चूँकि पहले ये देखा जाता था कि फेसबुक के माध्यम से किया जाता, लेकिन आज का ट्रेंड यह व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा रहा है और आपके फ़ोटो का इस्तेमाल गलत रूप से किया जा रहा है। तो लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और मैंने भी इसको अविलंब नगर थाना अध्यक्ष को पत्र दिया है और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करें और इस रैकेट का पर्दाफाश करें और कार्रवाई करें। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जा रहा है, जिसके तहत जिले के स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों को अनुभव और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के 15 अगस्त के पूर्व संध्या 14 अगस्त को शहीद स्मारक खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी जी के स्मारक स्थल पर मुजफ्फरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों का सम्मान किया गया है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। और हम लोग अपने पुराने स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो शहीद हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो कुर्बानियाँ दी है इस देश की आज़ादी के लिए, उसको हम लोग स्मरण किए हैं। इन लोगों का भी स्पीच हुआ है और आगे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रयास रहेगा कि सभी प्रखंड में गांव में जाकर हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी बचे हुए हैं या उत्तराधिकारी उनका सम्मान करेंगे और गांधी जी के बताए हुए रास्ता पर चलेंगे। देश के 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी के वर्षगांठ पर हम सभी देशवासियों को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। मधुकर निकेतन संघ कार्यालय में अखंड भारत स्मृति दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया। कलमबाग चौक स्थित मधुकर निकेतन संघ कार्यालय में शनिवार को संघ के क्षेत्र प्रचारक सह मुख्य वक्ता राजकुमार के द्वारा अखंड भारत स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को मुख्य वक्ता के द्वारा अखंड भारत के स्वरूप के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि जब भी भारत का विभाजन हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ है। हिंदू प्रभाव देश में बढ़ रहा था। लगभग परकीय लोग भारत से बाहर खदेड़ दिए गए थे, लेकिन इस 700 वर्षों के संघर्ष में अपने ही देश का एक बड़ा वर्ग मुसलमान बन गया।
उसको अभी पूरा हजम करना बाकी था। उसी समय 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सत्ता का उदय हुआ। 30 वर्षों में वो सत्ता इस देश में प्रभावी होती, उससे पहले हमारे कर्तृत्ववान पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में उसको धकेल दिया। अंग्रेजों ने देखा भारत का यह समाज ऊपर से जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा के आधार पर बटा हुआ जरूर दिखता है, लेकिन इसकी आंतरिक एकता बहुत प्रबल है, अत्यंत स्वतंत्रताकांक्षी है। अगर भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो इसका कोई न कोई पक्का इलाज ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए आधुनिक समय में 1857 के बाद अपने देश का अध्ययन अंग्रेजों ने जितना किया, उतना अगर हम किए रहते तो अपने देश का इतिहास कुछ निकाला होता। आधुनिक समय में नक्शा बनाने से लेकर इतिहास लिखने तक का सारा काम अपने देश का अंग्रेजों ने किया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।